तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नोरियम। नोरियम में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है और नोरियम है जो एपनोसाइनेसी परिवार का एक पौधा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण। जो राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है जो संपन्न होता है और इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कृतंक यानी क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा का आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रबंधन। कृतंक क्लोन है जो सूक्ष्म प्रबंधन के प्राप्त इकाइयों का समूह है और यह है जो आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों का समूह कहलाता है और ये पौधों को संवर्धित करने की विधि है जिसमें उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल होता है जो महत्वपूर्ण घटक होता है और इसी में प्रकाश ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित दृश्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल एवं नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि बाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अकार्बनिक। जो सीवेज में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है, लेकिन नाइट्रेट, फास्फोरस, धातुओं आदि है जो अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, जबकि यूरिया, तेल, मल तथा मूत्र आदि कार्बनिक अशुद्धियां हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फल आवरण से। यानी अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सातवां का हो जाएगा बी, यानी कैप्सेसिन। जो लाल मिर्च में उपस्थित कैप्सेसिन पदार्थ होता है उसके कारण ही मिर्च में तीखापन होता है। चलिए हो जाएगा सी, पुष्पों का। तो एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति हुई है जो ग्रीक भाषा एंथोस तथा फोबोस से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग में जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है, उसे एंथोफोबिया कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगला देखते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर ये वीडियो लाइक पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया का जो के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह परोजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, जो इसका सत्य नहीं है। और बाकी इसका जो आंसर है सब सही है। जो यह मच्छरों द्वारा फैलती है सही है, या दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है ये भी सही है। बाकी ये है जो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां का आंसर हो जाएगा सी, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल है जो विशालतम दांत वाली व्हेल है और पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल का 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम बराबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 के पावर माइनस के बराबर
1 पिकोग्राम कहते हैं, और 10 के पावर -6 के माइक्रोग्राम कहते हैं, 10 के पावर -9 को नैनोग्राम कहते हैं, और 10 के पावर -15 को फेमेटोग्राम के बराबर होता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तित रहता है। और चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आदर्श परिस्थितियों में वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक है जो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस एवं हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो सब पास्कल के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। और पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मृगमरीचिका के कारण क्या है। मृगमरीचिका जो बनता है उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन। मृगमरीचिका का कारण है जो प्रकाश के पूर्णांतिक परिवर्तन है। और मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक ऐसा अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। और रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तो वहाँ विरल हो जाती है और वहाँ पर पानी की तरह दिखाई देता है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। जो सूर्य का जो इतना अत्यंत ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं है आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम। कैडमियम है जो परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है। बाकी परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम का भी कार्य किया जाता है, यूरेनियम का भी कार्य किया जाता है और प्लूटोनियम का भी कार्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फाउंटेन पेन का आविष्कारक है जो वाटरमैन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि क्या दिया गया। तो 18 में यहाँ पर देखिए कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जंग रोधक लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है जिसमें एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित कहलाती है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिंगानाइट। लिंगानाइट है जो कार्बन के एक प्रमुख मतलब अपरूप है और कार्बन अयस्क है। कार्बन का एक अयस्क है जिसमें लिंगानाइट को कार्बन मिलता है। और लिंगानाइट को ही भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। और जो कार्बन का है वह 4 प्रकारों में बांटा गया है: पीट, लिंगानाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइड। और सबसे अच्छा जो कोयला है वह एंथ्रासाइड में मौजूद होता है, लगभग 90%। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि भारी पानी वह पानी होता है, यानी भारी पानी वह पानी होता है जिसमें तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रहता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम का अवलय लवण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारी जल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर उसका आइसोटोप ले लेता है उसे भारी जल कहते हैं। और भारी जल का जो अनुभार होता है वह 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है और भारी जल का सूत्र होता है जो D2O होता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हीलियम। गोताखोरों के द्वारा सांस में जो मिश्रित किया जाता है वह हीलियम गैस होता है, और इसमें हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन के मिश्रण को समुद्रों में गोताखोरों के द्वारा उपयोग किया जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है जो फ्लोरीन है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नीला थोथा किसे कहते हैं, यानी नीला थोथा क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, जिसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं और इसे उपनाम के रूप में नीला थोथा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, यानी जो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में हाइपो का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है जो फोटोग्राफी में की जाती है और इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है जो भारतीय प्रांतों में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, और यह भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा का अवधारणा है जो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों या सदस्यों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को मर्यादाओं को निर्धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़ताल करने का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार नहीं है, और इसमें जो भारतीय संविधान में समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23-24 है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28, लेकिन ये हड़ताल करने का अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? यानी जो इसमें दिया गया ऑप्शन उसमें संवैधानिक निकाय संस्था कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग है जो एक संवैधानिक निकाय है, और वित्त आयोग का गठन होता है जो अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, और यह प्रत्येक 5 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। वित्त आयोग का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और यह इसकी जो स्थापना हुई थी, वित्त आयोग की प्रथम स्थापना हुई थी जो 1951 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद कौन निपटाता है? यानी इसमें दिया गया है कि कौन निपटाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। यानी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उच्चतम न्यायालय में ही निपटारा होता है। जो भी विवाद रहता हुआ राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इसका सभी का निर्धारण होता है जो उच्चतम न्यायालय के ही द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे ... कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकार। जो जाता है और इसमें सरकार
विभाजित सदन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकसभा। तो लोकसभा है जो भारतीय संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद है जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलकर ही बनती है, उसे संसद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 4। उत्पादन के जो कारक है वह 4 होते हैं, और ये कारक है जो भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया और उद्यम वृत्ति हो गया, और ये चारों उत्पादक के प्राथमिक कारक होते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से क्या घटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर। तो राष्ट्रीय आय को हम निकालने के लिए उत्पादन लागत यानी एनएनपी में हम अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान है जो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, बल्कि ये और ही मतलब राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि कर के प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, उसे कर के प्रतिगामी कहा जाता है। चलिए और इसके बारे में जानते हैं कि कर के प्रतिगामी तब कहा जाता है जब कर की दर आय की वृद्धि के साथ क्रमशः घटती है, उसे ही प्रतिगामी कर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल लागत है जो किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है, यानी मूल लागत बराबर परिवर्तित लागत प्लस प्रशासनिक लागत बराबर मूल लागत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का भागनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है जो 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्रमतः कैलेंडर दिनों को अलग करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो इंग्लैंड यानी ग्रीनविच से होकर 180 डिग्री देशांतर में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत में जितने भी श्रृंखला है वह बलित पर्वत का उदाहरण है। बाकी और भी अन्य जो बलित पर्वत का उदाहरण है वह है यूराल, अल्पस, रॉकिड, एंडीज, एटलस। ये सब यूराल, अल्पस, ये याद करिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है हर बार कि मतलब अल्पस कौन सा पर्वत है, यूराल कौन सा पर्वत है। तो ये सब बलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी तथा मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 का आंसर हो जाएगा ए, महो असत्यत, यानी महो असत्यत है जो भू प्रॉपर्टी तथा मेटल के बीच की सीमा को महो असत्यत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन है जो कोलोराडो नदी पर अमेरिका में स्थित है, और यह कैनियन लगभग 480 किलोमीटर लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्धभूमि का संरक्षण।
रामसार है जो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अर्ध भूमि का संरक्षण करना है, और यह रामसार सम्मेलन हुआ था जो सर्वप्रथम 1971 ईस्वी में रामसार यानी ईरान में हुआ था। रामसार है जो ईरान में स्थित है, और इसका मुख्य उद्देश्य तो है अर्ध भूमि के संरक्षण से। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्ध विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अर्ध विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है वह संवहनीय वर्षा होती है, और इसका जो वर्षा का प्रतिशत है वह 80% वर्षा होती है जो संवहनीय वर्षा होती है विषुवत जलवायु प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आनंद मठ में जो कथा वस्तु है वह सन्यासी विद्रोह का पर स्थित आधारित है, और इसके आनंद मठ के जो लेखक है वह बंकिम चंद्र चटर्जी है, और इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजर बारो। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने जो संथाल विद्रोह है वह बिहार के भागलपुर में क्षेत्र में स्थित था, और ये है जो मेजर बारो को हराया था, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व है जो सिंधु एवं कान्हू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस है जो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और यह वारेन हेस्टिंगस के संरक्षण में रहता था, यानी वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में ही चार्ल्स विल्किंस रहता था, और इसी के शासनकाल में ही मतलब भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिपिटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। त्रिपिटक है जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, और त्रिपिटक है जो बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। तो उदयन का जो भारत के प्रथम शासक हुए जिन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी, और इसी ने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना भी उदयन के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण है जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अब्बू सम्मद के द्वारा। तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन है जो अम्मू सम्मद के द्वारा करवाया गया था, और अम्मू सम्मद है जो अकबर के शासनकाल में रहता था, और यह अकबर के शासनकाल में सबसे अच्छा चित्रकार था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। काबुलीवाला के पुस्तक के लेखक हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित गया था, और इसका जो काबुलीवाला के लेखक हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस है जो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार है जो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में
दिया है क्वेश्चन नंबर 66 में कि यासुहिरो नाकारासोनो का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। यासुहिरो नाकासोनो है जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कैग का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, सोमा राय बर्मन के द्वारा। हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का किसने कार्यभार संभाला है? तो सोमा राय बर्मन के द्वारा संभाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 68 का बी, फिनलैंड। जो सना मारिन है जो फिनलैंड के विश्व का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नानावती मेहता आयोग किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो नानावती आयोग का संबंध है जो गुजरात के गोधरा कांड से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश यूरोपीय आयोग 2050 कार्बन न्यूट्रलिटी समझौते का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा ए, पोलैंड। जो पोलैंड है जो कार्बन 2050 तक ला कार्बन न्यूट्रलिटी समझौते का हिस्सा नहीं है। बाकी इसमें जितने भी देश हैं, इंग्लैंड है, जिम्बाब्वे, उनको एकदम शून्य पर लाने का सदस्यता ग्रहण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दक्षिणी एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ बागची। जो अमिताभ बागची हैं जो दक्षिणी एशियाई साहित्य में DSC पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है तथा टेक कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई टेक कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कितने देश बचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 27। यानी जो 31 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, इसके बाद अब यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नलिन मेहता और सोहेल खान। जो ड्रीम्स ऑफ ए मिलियन इंडियन एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक हैं नलिन मेहता और सोहेल खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी, दिल्ली। तो दिल्ली है जो दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को समाधान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि फूलन देवी फिल्म के निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेखर कपूर। जो फूलन देवी फिल्म का निर्देशन है जो शेखर कपूर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77 में कि नीति शतक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, भर्तृहरि। नीति शतक के लेखक हैं जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है जो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि तस्लीमा नसरीन ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निबर
सन निवर्सन है जो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स किस तिथि को पटना आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स है जो पटना आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का डी। जो सितब राय थे वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत के यानी बिहार के नायाब दीवान नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंडक। गंडक का जो भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था जो 1959 ईस्वी में गंडक नदी के परियोजना के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि श्वेतपुर, कोटिग्राम, कुशल पल्लव, विशाल नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट डॉट। इसमें मतलब कंफ्यूजन है कि इसमें क्या आंसर होगा। ये स्टार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में जो ग्रेफाइट है वह जमुई जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फारुखसियर। फारुखसियर ऐसा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक औपचारिक रूप से पटना में किया गया था। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस 2 भी आज समाप्त हो गया है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और साथ में ही इस